हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस 2024 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री से पूछे जाने वाले सवालों को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं ये एमटीएस के आफ्टरनूनशिप में पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल है आपका, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था। जी हाँ, चोल वंश के अंतर्गत जो किसानों की बस्तियां थीं उन्हें किस नाम से जाना जाता था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर नाम से जाना जाता था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, उर नाम से जाना जाता था किसानों की बस्तियों को। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी, आज के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। जी हाँ, ये सभी हिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा। हर्यंक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था, यही हमें बतलाना है। हर्यंक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार था। जी हाँ, बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार प्रथम शासक था मगध का। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द सालाभोग का अर्थ क्या था। जी हाँ, राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द सालाभोग का अर्थ क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय के रख रखाव के लिए दान दी गई भूमि। जी हाँ, विद्यालय के रख रखाव के लिए दान दी गई भूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो डैश कहलाता था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो क्या कहलाता था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गण या संघ कहलाता था। गण या संघ कहलाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम को, जी हाँ, नेम द स्टेट चंद्रगुप्त प्रथम गोट इन डाउरी फ्रॉम द लिच्छवीज। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। जी हाँ, पाटलिपुत्र इन्हें दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र लिच्छवी से दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बराबर की गुफाएं। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है। बराबर की गुफाएं जो हैं वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीक इतिहासकार। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व डैश के शासनकाल में भारत आया था। जी हाँ, ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व डैश किसके शासनकाल में भारत आया था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। जी हाँ, एमटीएस के निम्नलिखित में पूछा गया काफी वीवीआई एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, जी हाँ, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है, कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन है। जी हाँ, चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी की पहचान करना है, जो कि चारों ऑप्शन में से हमें करना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब क्यों होने वाला है ये भी जान लेते हैं। पल्ली चंदम, जी हाँ, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं
को दान की गई भूमि, ये जो कथन है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ये सही जोड़ी है जी। और सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। बी, साल भोग भूमि ब्राह्मणों को भेंट की नहीं होगा। जी हाँ, वेलन वगाई ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, ये भी नहीं होगा। और ब्रह्मादेय भूमि ने मंदिरों को उपहार दिया, नहीं ये भी नहीं होगा, भूमि ने मंदिरों को उपहार दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सवाल है आपका, प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था। सवाल पूछ रहा है आपका, प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था। जी हाँ, किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूव वन डे वेलन। जी हाँ, मूव वन डे वेलन, इसी प्रकार का जो बलिदान है वो नहीं दिया गया था, जबकि वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेघ का बलिदान दिया गया था। और मूव वन डे वेलन का जी हाँ का बलिदान नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूव वन डे वेलन। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। जी हाँ, मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे, कौन थे, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। जी हाँ, कृषि, मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी कृषि अधिकारी थे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी, कृषि एग्रीकल्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं। जी हाँ, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं यानी और बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य साम्राज्य की हैं। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य एम्पायर, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन, जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आपके एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था, कौन, जी हाँ, कौन जो चारों ऑप्शन में से हैं वो कौन शामिल नहीं थे नवरत्न में से, उसको ही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं थे, सूरदास। जबकि वररुचि, छपड़क, जी हाँ छपड़क और कालिदास, ये सभी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल थे, सूरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सवाल है आपका, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी हाँ, बतलाना है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं और जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका बतलाना है कि कौन सा स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद पिलर यानी कि इलाहाबाद स्तंभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के दौरान, जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनार नाम से बुलाया जाता था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, दिनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काल को डैश काल यानी कि किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है। जी हाँ, स्वर्णिम काल के रूप में किस काल को परिभाषित किया गया है भारतीय इतिहास में, उसको ही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है, गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का अंतिम, जी हाँ, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन था, यही हमें बतलाना है। जी हाँ, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। जी हाँ, विष्णुगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक विष्णुगुप्त थे, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक शुल्क लगाया था जो एक हल कर था, जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था। जी हाँ, गुप्त शासकों ने
डैश नामक यानी कि किस प्रकार के नाम का एक शुल्क लगाया था जो एक हल कर था। जी हाँ, हल पर एक कर लगाया जाता था जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल मौजूद था। जी हाँ, हल जो खेती वाला हल होता है, जी हाँ, वो मौजूद था, उस पर एक कर लगाया जाता था। वो कौन सा कर, उस कर को क्या कहा जाता था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल वकर। जी हाँ, हल वकर इसका नाम था, हल वकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरी शताब्दी में, जी हाँ दोस्तों, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य शक्ति। जी हाँ, विंध्य शक्ति तीसरी शताब्दी में वाकाटक, जी हाँ, वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। ऑप्शन नंबर बी विंध्य शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अ गुप्ता रूलर। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था, यही हमें बतलाना है। निम्न में से कौन एक गुप्त शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य, जो कि एक गुप्त शासक थे। विक्रमादित्य गुप्त शासक, जी हाँ, विक्रमादित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीनी यात्री वेनसांग ने किसके शासन काल में भारत का दौरा किया था। जी हाँ, चीनी यात्री वेनसांग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के शासन काल में। जी हाँ, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। जी हाँ, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। ये तो दोस्तों क्वेश्चन हो गया था पहले भी, ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था। जी हाँ, बाणभट्ट जो निम्न में से कौन, जी हाँ, किस भारतीय राजा के दरबारी कवि थे, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और जी हाँ, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सीजीएल के यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। वेनसांग जिसका स्वागत तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में किया गया था, सम्राट डायस के शासनकाल में भारत आया था। देख सकते हैं दोस्तों वेनसांग से कितने प्रश्न आगे अभी तक। वेनसांग जिसका स्वागत तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में किया गया था, सम्राट डायस के शासनकाल में भारत आया था। किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था, यही हमें बतलाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये प्रश्नों को घुमाया जा रहा है और सभी का ऑप्शन जो है एक ही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हर्ष। जी हाँ, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी हर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से हर्षवर्धन से ही दोहराया गया है। राजा हर्षवर्धन अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कनौज के सिंहासन पर बैठा था। जी हाँ, राजा हर्षवर्धन अपने भाई, जी हाँ, जिसका क्या नाम था यही हमें बताना है, कि मृत्यु के बाद थानेश्वर एवं कनौज के सिंहासन पर बैठा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राज्यवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, राजा हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन जो कि राजा हर्षवर्धन के भाई थे, राज्यवर्धन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का 25वां एवं लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो इसी प्रकार के और भी वीडियोज लाने के लिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।